Good morning, dear students. Thank you for liking my previous video. पहला वीडियो में हमने बात की थी Do organism create exact copies of themselves? हमने पढ़ा था ये कॉपीज़ कैसे बनती हैं. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन इम्पोर्टेंट कैसे हैं, वेरिएशन कैसे अराइज होती हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. पर क्या ये इम्पॉर्टेंट होती हैं? अगर ये इम्पॉर्टेंट होती हैं तो कैसे होती हैं, ये इन 2 पैराग्राफ्स में बताया गया है. पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस और निच इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. इस पूरे इकोसिस्टम में यानी अर्थ पर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, जैसे ओशियंस. तो किसी भी इकोसिस्टम को भरने के लिए एक स्पेशल स्पीशीज़ है. जैसे पानी के अंदर फिशेस होती हैं. ज़्यादातर पानी, ये हर जगह जहाँ पर हमें पानी मिलता है वहाँ पे हमें फिशेस मिलती हैं. फिशेस जब होती हैं तो उनके ऊपर ज़िंदा रहने वाले, उन्हें खाने वाले बर्ड्स भी आते हैं या एनिमल्स भी वहाँ पर पनपते हैं. और फिशेस वहीं पर हो सकती हैं जहाँ पर एल्गीज हों. तो सबसे पहले वाटर आता है, वाटर के बाद वहाँ एल्गीज आती हैं यानी फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद ज़ूप्लैंक्टॉन्स, और ज़ूप्लैंक्टॉन्स के बाद स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस के बाद बिग फिशेस, और फिर उन पर ज़िंदा रहने वाले बर्ड्स. इस तरीके से पूरी फूड चेन एक इकोसिस्टम को एक्वायर कर लेती है. और इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म का अपना प्लेस है. तो यहाँ यही बताया है कि ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है वो एक स्पेसिफिक निच, एक स्पेसिफिक एरिया को इकोसिस्टम में फिल कर रही है. उसको फिल करने के लिए हम जानते हैं हर ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन है. फिशेस का भी एक लाइफ स्पैन है. कुछ फिशेस 1 या 2 हफ्ते में मर जाती हैं, कुछ फिशेस 1 या 2 महीने में मरती हैं. उनसे बड़ी फिशेस का लाइफ स्पैन और बड़ा हो जाता है, 3 या 4 साल में मरती हैं. कुछ 10 साल में मरती हैं, कुछ 20 में मरती हैं, कुछ 40 तक भी जी लेती हैं, लेकिन मरती ज़रूर हैं. तो जब वो मरती हैं तो उनका प्लेस खाली हो सकता है, अनफिल हो सकता है. तो उसे फिल करने के लिए, वो खाली ना हो प्लेस, इन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है. तो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म को नेचर ने इसलिए दी है ताकि उनका जो वेल डिफाइंड प्लेस है इकोसिस्टम में वो हमेशा भरा रहे, फिल रहे. द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर्स दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू यूज़ अ पर्टिकुलर निच. इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा. क्या एक बर्ड पानी में सरवाइव कर सकता है, यानी कि वो कम्प्लीटली वाटर में ही रहने लग जाए, बाहर ही ना आए उससे? या क्या एक मछली पेड़ पे सरवाइव कर सकती है, एक फ़िश पेड़ पर सरवाइव कर सकती है, वहाँ घोंसले बना के रह सकती है, वहाँ अंडे दे सकती है पेड़ के ऊपर? क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मछली पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकती, अंडे देना तो वहाँ दूर की बात है. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ़िश को पानी में रहने के लिए बॉडी मिली है, और वो बॉडी उसे उसके पेरेंट्स ने जो डीएनए दिया है उसके कारण मिली है. तो यहाँ पर ये बताया है कि हर ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए एक स्पेशल बॉडी डिज़ाइन मिला है, और वो जो बॉडी डिज़ाइन है उसे उसके पेरेंट्स से मिला है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसी इकोलॉजिकल निच में सरवाइव करते थे. आप ये देख सकते हैं, वैसे ये इंसानों में 100% तो लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं. मान लीजिए कोई गोल्ड स्मिथ है, सुनार. तो सुनार क्या अक्सर गोल्ड को जेवरों में ढालने का काम होता है. वो बड़े माहिर होते हैं सोने के जेवर बनाने में.
या सोने के जो स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए माहिर होते हैं। तो एक सुनार का जो बेटा है वो भी उनके साथ रहते रहते गोल्ड का काम सीख जाता है, कैसे उसको सुंदर मटेरियल में डालना है, कैसे उस गोल्ड से नेकलेस बनाना है या ज्वेलरी बनानी है। तो गोल्ड को सुंदर ज्वेलरी में डालने का काम सुनार का बच्चा, सुनार का बेटा बखूबी जानता है। और वो सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि वो शुरू से वहीं रहा है, उनके साथ रहा है। यानी अपने पेरेंट्स के साथ रहते रहते रोज़ अपने फादर को ज्वेलरी का काम करते देखकर वो सीख जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर भी यही बात है, खाली सीखना ही नहीं, यहाँ पर भी एनिमल के जो बॉडी फीचर्स हैं वो उसे अपने पेरेंट्स से ही मिलते हैं। जैसे उसे जीन मिलते हैं वैसे ही इकोलॉजिकल निच में वो सरवाइव कर सकता है और उसके लिए वहाँ रहना बहुत इजी हो जाता है। तो जो बॉडी डिज़ाइन है उसका 90% वैसे ही जाना नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह सके। इसीलिए रिप्रोडक्शन में लिंकेज बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है, यानी कि कुछ स्पेशल फीचर्स एज इट इज़ डीएनए आगे जाता है ताकि बेसिक फीचर ऑर्गेनिज्म के बने रहें। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, एक ही निच में जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन हो सकता है, पहली बात। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा रहता है? आप बताइए और सोचिए, क्या एनवायरनमेंट एक जैसा रहता है? आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स इस अर्थ पे हुआ करते थे, पर क्या वो आज होते हैं? सोचिए क्यों नहीं होते। एक आंसर इसका ये भी है, इसके बहुत से आंसर्स हैं। डायनासोर्स आज अर्थ पर क्यों नहीं है? अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग बिलीव्स हैं, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है कि जब डायनासोर अर्थ पे थे तो यहाँ टेम्परेचर इक्वेटोरियल था, इक्वल था, बहुत ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर नहीं था। लेकिन एक मेटेओर के हिट करने से ये टेम्परेचर अर्थ का चेंज हो गया और आइस एज आ गई, बहुत ठंडा टेम्परेचर हो गया, उसमें वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाए। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल एनवायरनमेंट, एक स्पेशल सिचुएशन में ही रह सकता है। अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाए तो वो मर सकते हैं। आपको यहाँ जानकर बहुत आश्चर्य होगा, बहुत सरप्राइज होंगे आप कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ के ऊपर वो टेम्परेचर पर बहुत डिपेंड करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर तो बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर सकते, जैसे बैक्टीरियाज हाई टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर सकते, और कुछ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी झेल लेते हैं, जैसे ह्यूमन एक एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी झेल लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी सी वेरिएशन देखते हैं तो हर जनरेशन कुछ इम्प्रूवमेंट कैरेक्टर्स का लेके आती है और उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाती है। जैसे डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन मैमल्स ज़रूर लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर गए थे। तो आज मैमल्स अर्थ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। मैमल्स ने अपनी बॉडी ऐसे अडेप्ट की कि वो एक्सट्रीम्स को झेल पाए, तो ये वेरिएशन उन्हें आज तक लिया है। इस तरीके से वेरिएशन से नई स्पीशीज़ भी बॉर्न होती है। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है कि डू ऑर्गेनिज्म create exact copies of themselves or not, and importance of वेरिएशन कंपटीशन भी रिड्यूस करती है, क्योंकि जब अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग खाने की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अगर सब एक ही खाएंगे, अगर बिल्कुल 100% सभी एक जैसे हो जाएंगे तो वो कंपटीशन बन जाएगा। इवन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में भी अगर बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी तो कंपटीशन बन जाएगा। और हो सकता है, क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स जब पैदा होते हैं तो वो वीक होते हैं, तो हो सकता है कि पेरेंट्स ही उन्हें खा जाएं।
ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन एनिमल्स में तो बहुत हद तक ये देखने को मिलता है कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से खाने के लिए कम्पीट करने लग जाए तो पेरेंट अपने बच्चे को ही खा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेक अपने बच्चों को ही खा जाता है। बाकी एनिमल्स में भी ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि वो अपने ही जो बच्चे हैं उन्हें कंपटीशन में ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए भी वेरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज हमने यही जाना इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। थैंक यू सो मच।